नमस्ते। तो कंटिन्यू करते हैं के सॉल्व के साथ, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। तो इसको वापस से थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, क्योंकि इसके बाद मैंने भी देखा था, मैंने भी जब ये नया नया देखा था उसके बाद मैंने एनालाइज किया कि ये लेने लायक है या फिर नहीं। तो इसी के बारे में बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी के सॉल्व्स की, तो उसमें हमने देखा था कि 1300-1400 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है अभी। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात कि 2020 में लिस्ट हुआ था, 100 रुपये का लिस्ट हुआ था और 1100-1200 रुपये के आसपास अभी प्राइस हो गया है। तो अच्छा खासा हमें गेन देखने को मिलता है। बट देखने वाली चीज़ ये है कि ये अंदर एमएसएमई लिस्ट हुआ था, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो होता है, तो वो जनरली बहुत ज़्यादा रिस्की होता है हम रिटेल इन्वेस्टर्स के देखने के लिए। तो इसमें मेरे को जो चीज़ें लगी जिस वजह से अभी हम इसे देख सकते हैं, वो पहली चीज़ तो कि ये काफ़ी स्केल हो गया है एमएसएमई के बावजूद, क्योंकि जनरली एमएसएमई वाली कंपनीज फ्रॉडलेंट होती हैं। और मैं रेस्पेक्ट करता हूँ उनके प्रमोटर्स की, बट फ्रॉड्स इस एमएसएमई में इन्वॉल्व होते हैं, पास्ट में भी रहे हैं। तो उससे रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा बचना चाहिए, इसलिए मैं भी थोड़ा सा दूर था। बट अगर बात करते हैं कि अभी मैं इसमें क्यों इंटरेस्टेड हूँ, तो इसका जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज 126%, 126.5%। तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखता है। आरओई से क्या होता है, जितना ज़्यादा आपका रिटर्न ऑन इक्विटी होगा ना, उतना ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए। क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि आपके पास पैसा आ गया अगली बार बिजनेस को स्केल करने के लिए। जैसे कि किसी का रिटर्न ऑन इक्विटी 10 है, तो वो 10% से ज़्यादा स्केल करेगा तो उसको डेट लेना पड़ेगा। बट इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 126.5% है। तो वहाँ से हमें एक चीज़ दिखती है कि उस आरओई को यूज़ करके ये कंपनी स्केल हो पा रही है, जो कि हमें पास्ट कुछ ईयर्स में भी दिखा है कि 120% का ग्रोथ था, उसके बाद 90%, 60%, 50% का ग्रोथ चल रहा है अभी तक। तो वहाँ से इसको ऐसा देख सकते हैं कि अगर हम इसे परचेज करते हैं तो इन फ्यूचर अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू करेगा तो ये हमारे लिए मल्टी बैग रिटर्न्स तक बना सकता है। ये स्टॉक की जो मैं बात कर रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। क्योंकि एक तो अंडर एमएसएमई लिस्ट हुआ था, तो रिस्क ऑलरेडी इन्वॉल्व है। अभी रिस्क थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि कंपनी थोड़ी सी स्केल हो रही है, लेकिन अभी भी ये अंडर एमएसएमई है। क्योंकि मैंने इसके बारे में स्टडी किया था, जब तक कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 250 करोड़ से ऊपर नहीं हो जाता, वो एमएसएमई रहता है। और इसका जो रेवेन्यू अभी वो 70 करोड़ रुपए हमें दिखता है, 70 या 77 करोड़, आई एम नॉट श्योर, बट 70-80 करोड़ के आसपास है। तो उसको 250 करोड़ आने के बाद अगर हम इसे परचेज करेंगे तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेस रिस्की हो जाएगा। बट हमें एक चीज़ और समझनी होगी कि जैसे जैसे रिस्क कम होता जाता है कंपनी में, वैसे वैसे रिटर्न भी कम होता जाता है। जैसे कि जिसने अंडर एमएसएमई 100 रुपये का शेयर लिया होगा उस टाइम पे 2020 में, उसके ऑलरेडी 12 गुने हो चुके हैं। बट वहां पर इतना ज़्यादा रिस्क था कि मैं पर्सनली, मेरा ग्रिप ऐसी कंपनीज में होता नहीं है, क्योंकि मैं समझ नहीं पाता कि प्रमोटर कौन है और ढंग से किसी की ना बैलेंस शीट सामने आ रही ना फिर कैश फ्लो पता लग रहा। तो मैं ऐसी कंपनी से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। बट ये अब ये स्केल कर रही है, तो उसके बाद हम थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे हैं इसको देखने के लिए। इसके अलावा बात करते हैं कि कंपनी के होल्डिंग जो है वो किस किस के पास है। तो 50-60% होल्डिंग आती है प्रमोटर्स के पास, जिसमें जो फाउंडर एंड सीईओ है मोस्टली होल्डिंग 30-35% के आसपास होल्डिंग उन्हीं के पास है। तो वहां से हमें उनका इंटरेस्ट दिखता है। जैसे प्रमोटर्स अगर अपनी होल्डिंग ज़्यादातर बेचने में अगर लगे रहते हैं, उनकी होल्डिंग कम दिखती है, तो पर्सनली अगर कंपनी ग्रो होगी तो उनकी जेब में पैसा कम आएगा, जितना कम उनके पास इक्विटी होगा। तो वहां से हमें दिखता है कि यार ये बंदा थोड़ा सा लेस इंटरेस्टेड लग रहा है, तो इसकी कंपनी में क्या दिमाग लगाना। वो जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है जब तो बात अलग है, क्योंकि छोटे छोटे शेयर मतलब 10-5% की भी उस टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। बट अभी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, अंडर एमएसएमई है, तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स के पास कितनी इक्विटी है। तो मैंने बताया 50-60% के आसपास है। बाकी की इक्विटी है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है। जो प्रमोटर्स के पास इक्विटी है, मैंने उसमें आइडेंटिफाई किया, मतलब ढूंढा कि किस किस के पास है। तो वहाँ पर जो डायरेक्टर थे और जो पास्ट में डायरेक्टर रहे और जो लोग काम करते हैं उनके पास ईसॉप्स है। तो ऐसा करके दिखता है कि जो लोग वर्कर्स हैं वो भी थोड़ा सा लॉयल रहेंगे अगर उनको ईसॉप्स वगैरह देंगे, और जो डायरेक्टर हैं वो भी अपना इंटरेस्ट बनाए रखेंगे अगर उनकी जेब में पैसा आएगा कंपनी के बड़े होने से। तो उसमें फ्रॉड करने के चांसेस भी थोड़े कम होते जाते हैं, क्योंकि प्रमोटर्स की पूरा होल्ड होता है। तो कंपनी के ग्रो होने पे उनकी पर्सनल वेल्थ भी ग्रो होती है। तो ऐसे हमें देखना चाहिए। इसके अलावा बात करें कि हमने क्या डिसाइड किया, तो एक्चुअली मेरे पोर्टफोलियो में जो खराब शेयर्स थे,
वो मैंने सेल करने के बारे में सोचा, और इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसका पी अभी 50 का है, और ये पिछले 6 महीने में 3 गुना हो गया। 400 रुपये का शेयर 1100-1200 रुपये के आसपास आ गया, 450 रुपये के आसपास का शेयर 1100-1200 रुपये के आसपास का आ गया। तो 3 गुना हुआ है 6 महीने में। तो ये रॉकेट की तरह तो नहीं चल सकता। और 50 का अभी पी है, 48-50 का पी है, तो ना वो पी अभी 100 का होने वाला है। हो सकता है बुल मार्केट में टेम्पररी बेसिस के लिए, बट अल्टीमेटली मुझे पता है कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ही ये ग्रो हो सकता है। तो मैंने इसको इस तरह से देखा। मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो लॉस में है। जैसे मैंने पास में बात करी थी, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको शेयर्स के नाम बताता हूँ क्या क्या थे। मेरे पास था ASRL, मेरे पास था दौलत एल्गोटेक। तो ये सारी कंपनीज में मैं सक्सेसफुल नहीं रहा और कंपनीज परफॉर्म नहीं कर पाई। तो कुछ कंपनीज हैं, ASRL मेरा 50-60% लॉस पे था, और दौलत एल्गोटेक मेरा 30-40% लॉस पे था। ऐसे ही मेरे पास कुछ कुछ शेयर्स थे जो मेरे परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, मतलब जिनका रेवेन्यू और प्रॉफिट कंटिन्यू ग्रो नहीं हो रहा था। तो मैं उनके लिए वेट कर रहा था। पिछला साल 1.5 साल से मेरे पास ये शेयर्स पड़े हैं जिन्होंने रिटर्न नहीं बनाया, और इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट देख के लगता भी नहीं है कि ये आगे ग्रो करेगा। बट मैं उसी उम्मीद में बैठा हुआ था कि भाई अपना अगर कुछ प्राइस आ जाए, 20-22% का जो डाउन दिख रहा है, 40-50% ये बुल मार्केट में कभी आ गया तो भाई बेच के मैं तो पाप धो लूंगा अपने स्ट्रेस से। मतलब हम सोचते हैं ना, तो वैसे ही मैं सोच रहा था। बट मैंने एक चीज नोटिस करी कि अगर मैं इन शेयर्स को सेल करता हूं और उसके बदले मैं ऐसी कंपनी लेता हूं जो कि हाई ग्रोथ है, तो जितना वेट में इन शेयर्स में इंतजार का, मतलब जितना इंतजार में इन शेयर्स के प्राइस वापस आने के लिए करूंगा, उतने टाइम में क्या होगा, इनके रेवेन्यूज और खराब होंगे। और अगर मैं इसको किसी ढंग की जगह पे इन्वेस्ट कर देता हूँ लॉस को एक्सेप्ट करके, तो वहां से मेरे रेवेन्यूज बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो साल 6 महीने बाद मैं एक चीज नोटिस करूंगा कि साल 6 महीने बाद मैं एक चीज नोटिस करूंगा कि ये जो बोलिए साल 6 महीने बाद मैं ये चीज नोटिस करूंगा कि मेरा जो रेवेन्यू और प्रॉफिट जो मैंने नई कंपनी में लगाया, जो ग्रोइंग है, वो उसके चांसेस ज्यादा हैं ग्रो करने के कंपेयर टू जो ऐसी कंपनीज है जो मेरी लॉस मेकिंग बेट्स हैं। तो भाई थोड़ा सा अजीब तो लगता है, बुरा लगता है कि यार मैं लॉस को बुक करूंगा, मतलब हजारों रुपए का फ्लक्चुएशन हो जाता है। तो उस चीज में देखने में ऐसा लगता है कि यार हजारों रुपए का फ्लक्चुएशन हो जाता है, तो देखने में ऐसा लगता है कि यार इसको बुक कैसे करूं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, शायद प्राइस आ जाए। बट आपको एक कोट अगर याद हो, मैं बताता हूं। वो कोट ये था कि टाइम इज अ फ्रेंड ऑफ गुड कंपनीज एज वेल एज द एनिमी ऑफ बैड कंपनीज। ये किसी इन्वेस्टर का कोट था, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ है शायद। तो इसका मतलब ये था कि जब हम अच्छी कंपनी में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि शेयर खरीदने की बात हो रही है, शेयर खरीद के रखे रहते हैं अच्छी कंपनी में, तो वहां से रेवेन्यू और प्रॉफिट के साथ साथ हमारा शेयर ग्रो करता है। वहीं पे अगर हम किसी खराब कंपनी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब कि शेयर में इन्वेस्टेड रहते हैं, तो वहां से हमारा पैसा डिक्लाइन करता है। तो हमें अल्टीमेटली जो लॉस मेकिंग कंपनीज है उससे जितना जल्दी से जल्दी बाहर निकल आए वो अच्छा है, भले ही उसमें हमें थोड़ा सा लॉस भी क्यों ना करना पड़े। तो मैंने बहुत सोच समझ के एक डिसीजन लिया कि यार ये जो लॉस मेकिंग कंपनीज है मेरी, जिसमें शेयर्स चल नहीं रहे हैं और रेवेन्यू प्रॉफिट या तो स्टक हो गया है या फिर डिक्लाइन कर रहा है, या फिर मैंने बहुत हाई पी पे ले लिया है जिसमें कंपनी में इतना वैल्यू नहीं है, उन शेयर्स को हम सेल करेंगे। और उसके बाद हम ये के सॉल्स हो गया या फिर ऐसी छोटी जो कंपनीज मेरे को आइडिया बन रहा है, उनको हम परचेस करने की कोशिश करते हैं, वहां से देखते हैं कि क्या रिटर्न बन सकता है। तो भाई बहुत डिफिकल्ट होता है ये डिसीजन लेने के लिए कि आप लॉस को बुक करो, बट वहां से एक चीज का प्रॉफिट और मिलता है कि जैसे ही मैं लॉस बुक करूंगा, फ्यूचर में जब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, तो मेरे प्रॉफिट पे जो टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स, दैट इज 10%, वो 10% टैक्स में से लॉस माइनस हो जाता है। तो 10% तो मेरा यहाँ पर सेव हो गया। और वापस अगर मैं उन कंपनीज में ज्यादा टाइम बिताऊंगा, तो जैसा मैंने बताया, वहां पर पैसा बनने के चांसेस कम है और यहाँ पर पैसा बनने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर हम इमोशनली सोचते हैं तो हमें ये चीज समझ में नहीं आती है, बट अगर हम मैथमेटिक्स देखते हैं कि भाई नेट अगर हम बात करें तो मेरे 100 रुपए पर 25 रुपए का नुकसान है। नेट अगर मैं ओवरऑल बात करूं, कोई 50% गिरा, कोई 5% गिरा, कोई 20% गिरा, कोई 30% गिरा, बट अगर मैं नेट बात करूं कि ओवरऑल मैंने कितना रुपए लगाया, उसमें मेरा कितना रुपए लॉस, तो मेरा ऑलमोस्ट 25% मेरे को लॉस दिख रहा है उसमें। तो हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि मेरा 25 रुपए का लॉस हो गया यार, हमें ऐसे देखना चाहिए कि यार मेरा 75% पैसा, 100 में से 75 रुपए सेफ हैं।
तो उस 75 रुपए को यूज करना चाहिए, ना कि वो 25 रुपए के चक्कर में वो 75 रुपए धीमे धीमे करके वो डिक्लाइन हो जाएंगे और लॉस मेकिंग कंपनीज के शेयर में पैसा वो शेयर खा जाएंगे। क्योंकि लॉस मेकिंग है तो आज नहीं तो कल लोग बेच बेच के भागेंगे, कोई ज्यादा इंतजार नहीं करता। जैसे मैंने बेचा ऐसे ही लोगों को धीमे धीमे समझ आ जाएगा कि भाई रेवेन्यू और प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है, तो यहाँ से बेच के निकलो। तो वो जो 75 रुपए बचा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस 75 रुपए को लेकर मैं किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करूं जो कि ग्रोइंग है और अभी समझ में आ रही है। और एक चीज और होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन दैट इज यूज टू फाइंड अनदर वन अपॉर्चुनिटी। मतलब कि हम किसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ते हैं, उसकी कॉस्ट ये है कि हमारे हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। ये 75 रुपए मैं आज जिस चीज में लगा सकता हूँ और मैं वेट करके अगर वो 100 में वापस कर भी लूँ, तो जो 75 की अपॉर्चुनिटी थी जहां से डबल हो सकता था 2-2.5 साल के अंदर, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहां से निकल आई। अगर मैं इस 75 रुपए को इन शेयर्स में लगाता हूँ, केसॉल्स हो गया, मेरे को और भी काफी सारे शेयर्स हैं, फ्यूचर वीडियोस में बात करेंगे उस बारे में, तो वहां से रिटर्न बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्योंकि इनका जो प्रॉफिट है दैट इज ग्रोइंग एट अ लेवल ऑफ 50%, 60%, और जो रेवेन्यू है वो भी इसी लेवल से बढ़ रहा है। और जो आरओआई है दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। केसॉल्स की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो 126.5% का आरओआई मैंने स्क्रीनर पे भी देखा, और मैंने बाकी भी काफी रिसर्च करी, मुझे कोई कंपनी ऐसी नहीं मिली जिसमें इससे ज्यादा आरओआई हो। प्लस जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, अगर वो ग्रोथ कंटिन्यू हो जाती है 2-3-4 साल के लिए, तो साल भर तक हो सकता है रिटर्न ना बने क्योंकि 50% पे है, बट अल्टीमेटली ये मल्टीबैगर रिटर्न देके जाने वाला है अगर ये जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है ये इसी स्पीड से बढ़ता रहा। ये सारा जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ पर्टिकुलर शेयर के बारे में, दैट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस, रिस्क सारा आपका है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।